प्रिय विद्यार्थियों, आज हम तुगलक वंश के महत्वपूर्ण शासक फिरोज तुगलक के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में और उसकी योजनाओं के बारे में अध्ययन किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद में 1351 ईस्वी में फिरोज तुगलक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा था। फिरोज तुगलक जो है मोहम्मद बिन तुगलक का पुत्र नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक के पुत्र के विषय में इतिहासकारों में मतभेद है कि उसके पुत्र था अथवा नहीं, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद में उसका कोई पुत्र गद्दी पर नहीं बैठा, वरन उसका चचेरा भाई फिरोज तुगलक गद्दी पर बैठा था। ये उसके छोटे भाई जो है गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रज्जब का पुत्र था। इस तरह रिश्ते में ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। 20 मार्च 1351 ईस्वी को जब गुजरात में थट्टा के पास मोहम्मद बिन तुगलक गया था विद्रोह का दमन करने के लिए, तो वहीं उसी समय उसकी मृत्यु हो गई थी। इसी समय मंगोलों के आक्रमण भी हो रहे थे। थट्टा के शाही शिविर में ही उपस्थित अमीरों ने और उलेमाओं ने उसका वहीं पर राज्याभिषेक कर दिया। 23 मार्च 1351 को फिरोज तुगलक का थट्टा में राज्याभिषेक कर दिया गया। शासक बनने के बाद में फिरोज ने एक सेना द्वारा मंगोलों पर आक्रमण किया और उन्हें पराजित करके वहां से भगा दिया। अब इसके बाद में फिरोज तुगलक, जो कि उत्तराधिकारी बनने के बाद में मोहम्मद बिन तुगलक का वो थट्टा में था और उसका दिल्ली आना अभी बाकी था। उसके उत्तराधिकार का, फिरोज तुगलक के उत्तराधिकार का साम्राज्य में कई जगह विरोध भी हुआ, जो दो तरफ से हुआ। एक तो उसकी जो है बहन जो थी, मोहम्मद बिन तुगलक की बहन, उसके द्वारा विरोध किया गया, वो क्योंकि वो अपने अयोग्य पुत्र को जो है दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाना चाहती थी। दूसरा विरोध जो है मोहम्मद बिन तुगलक का जो वजीर था ख्वाजा जहां, उसके द्वारा किया गया। फिरोज तुगलक के उत्तराधिकारी बनने के बाद में पहला विरोध मृत सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की बहन खुदाबंद ज़्यादा ने किया। उसने अपने अयोग्य पुत्र को दिल्ली सल्तनत का उत्तराधिकारी बनाना चाहा, लेकिन अमीरों के समझाने पर कि इस समय विकट स्थिति है और चारों ओर दुश्मन खड़े हैं, अतः उसके अयोग्य पुत्र के स्थान पर फिरोज को सुल्तान बनाना परिस्थितियों की दृष्टि से सही होगा। इस पर वह मान गई और फिरोज को सुल्तान बनाना उसने स्वीकार कर लिया। फिरोज के उत्तराधिकार का जो दूसरा विरोध है वो मोहम्मद बिन तुगलक के वजीर के द्वारा किया गया, ख्वाजा जहां के द्वारा। उसने एक अल्पवयस्क बच्चे को उस पर मोहम्मद बिन तुगलक के उत्तराधिकारी के रूप में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा दिया और थट्टा से लौटते समय फिरोज तुगलक के पास ये संदेश भिजवाया कि वो उसका संरक्षक बनना स्वीकार कर ले। लेकिन फिरोज फिर भी दिल्ली की तरफ बढ़ता रहा और जैसे ही वो दिल्ली के पास में आया, ख्वाजा जहां ने आगे बढ़कर उसके समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार फिरोज तुगलक जो है दिल्ली का शासक बन गया अपने इस सारे विरोधों को पार करके। 1300 अगस्त 1351 ईस्वी को फिरोज ने दिल्ली में प्रवेश किया और अपना पुनः राज्याभिषेक करवाया। अब इसके बाद में फिरोज तुगलक ने साम्राज्य में जो आंतरिक व्यवस्था थी उसको ठीक करने का प्रयास किया, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में अंतिम समय में काफ़ी विद्रोह हुए एक के बाद एक, जिससे साम्राज्य में अराजकता फैल गई थी। प्रांत स्वतंत्र हो गए थे और इस अराजकता की स्थिति को संभालने के लिए फिरोज तुगलक ने सबसे पहला कार्य किया। जिस समय फिरोज तुगलक सुल्तान बना उस समय साम्राज्य में अव्यवस्था और अराजकता थी। मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों के कारण जनता में घोर असंतोष व्याप्त था। विद्रोहों के कारण खजाना खाली हो गया था, क्योंकि बार बार विद्रोहों के कारण बार बार विद्रोहियों के खिलाफ सैनिक अभियान करना पड़ता था। चूंकि फिरोज तुगलक में उच्च कोटि की सैनिक क्षमता का अभाव था, इसलिए उसने उन सूबों को दोबारा दिल्ली सल्तनत में लाने का प्रयास नहीं किया जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में स्वतंत्र हो गए थे। राज्य की जो सीमाएं शेष रह गई थी वह उन्हीं से संतुष्ट हो गया था। उसने अपना सारा ध्यान शासन को व्यवस्थित करने और आंतरिक व्यवस्था को बनाने में किया। अब हम देखते हैं फिरोज तुगलक के राजस्व सुधारों के बारे में। शासक बनने के बाद फिरोज ने राजस्व संबंधी मामलों की तरफ ध्यान दिया, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के अंतिम समय में जो है विद्रोहों के कारण खजाना खाली हो गया था। फिरोज तुगलक ने सबसे पहला काम ये किया कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो किसानों को तकावी ऋण दिए गए थे उनको उसने माफ़ कर दिया। इसके बाद में फिरोज तुगलक ने
उलेमाओं को, जिनको उसने बहुत ज़्यादा प्रशासन में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी थी, क्योंकि उलेमाओं ने उसके उत्तराधिकार का समर्थन किया था, तो उलेमा को उसने वो सभी भूमि अनुदान वापस लौटा दिए जो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में या बलबन के समय में वापस ले लिए गए थे, छीन लिए गए थे। वो भूमि अनुदान वापस फिरोज तुगलक के द्वारा लौटा दिए गए। दूसरा, फिरोज ने राज्य की कुल वार्षिक आय उसकी गणना करवाई, जो कि 6,85,00,000 रुपये टन का थी। इससे आय व्यय का संतुलन बनाना आसान हो गया। आय के हिसाब से व्यय का जो है अनुमान लगाना आसान हो गया। इसके बाद में करों के संबंध में फिरोज तुगलक ने शरह का पालन किया। उसने उस शरह के पर आधारित 4 का जो है कर लगाए: खिराज, खम्स, जकात और जजिया। जजिया जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। फिरोज ने एक नया कर हक शर्ब यानी सिंचाई कर भी लगाया, जो उपज का 1/10 भाग होता था। ये उन किसानों से लिया जाता था जो सरकारी नहरों से सिंचाई करते थे। इसके बाद में फिरोज तुगलक ने जागीर प्रथा का और विस्तार किया। उसने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को भी बड़े पैमाने पर जागीरें प्रदान की। नकद वेतन के स्थान पर उसने जागीरें दी। इससे जागीर प्रथा का विस्तार हुआ, जो कि एक तरफ से फिरोज तुगलक की एक तरफ से उसकी कमी मानी जाती है, उसका दोष माना जाता है, क्योंकि जागीर प्रथा से जो है साम्राज्य की जड़ें जो है वो कमज़ोर हुई। दूसरा, उसने भूमि कर वसूली को ठेके पर देने की यानी इजारेदारी की प्रथा अपनाई। इससे ठेका लेने वाले किसानों से बहुत ज़्यादा वसूली करते थे, जिससे किसानों का शोषण होने लगा। तो ये फिरोज तुगलक की राजस्व व्यवस्था की कुछ कमियां थी। अब हम बात करते हैं फिरोज तुगलक के सार्वजनिक कल्याण के कार्यों की। फिरोज तुगलक ने सार्वजनिक कल्याण के कई कार्य किए, जैसे उसने नहरों का निर्माण करवाया सिंचाई के लिए, जिससे कृषि की पैदावार में काफ़ी वृद्धि हुई, किसानों की समृद्धि बढ़ी। फिर उसने बाग लगवाए और सार्वजनिक निर्माण के भी कई कार्य करवाए। कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए उसने सिंचाई के लिए 5 नहरों का निर्माण करवाया, जिससे कृषि की उपज में वृद्धि हुई और राज्य की आय भी बढ़ी। सिंचाई के लिए उसने तालाबों का भी निर्माण करवाया। इसके बाद में फिरोज तुगलक ने दिल्ली के आसपास लगभग 1200 बाग लगवाए। उसको बाग लगाने का शौक था और इन बागों से लगभग 1,80,000 टन का वार्षिक आय होती थी राज्य को भूमि कर के अतिरिक्त जो है। इसके बाद में फिरोज तुगलक ने कई सारे निर्माण कार्य भी करवाए। उसने वो पहला मुस्लिम शासक था जिसने इतने बड़ी मात्रा में निर्माण कार्य करवाए। उसने दिल्ली में फिरोजाबाद, फिरोजशाह कोटला, फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोजपुर आदि नगरों की स्थापना की। उसने अनेक मस्जिदें, महल, मदरसे और सराएं बनवाई। उसने पुल बनवाए। उसने कई मुस्लिम जो इमारतें पहले की बनी हुई थी उनकी मरम्मत भी करवाई। उसने अनेक इमारतों की मरम्मत करवाई, जिनमें दिल्ली की कुतुब मीनार, अलाई दरवाज़ा, शमशी तालाब, सुल्तान इल्तुतमिश का मकबरा, अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा और निजामुद्दीन औलिया के मकबरा जो हैं वो प्रमुख हैं। इसके बाद में फिरोज तुगलक जो है अशोक की 2 लाटों को उठा करके दिल्ली लेकर के आया, एक टोपरा से और दूसरी मेरठ से। फिरोज ने जनता की मुफ्त चिकित्सा के लिए एक विभाग खोला, चिकित्सालय खोला, जिसे दारुल सफ़ा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जनता की निःशुल्क चिकित्सा की जाती थी। इसके बाद में फिरोज ने गरीब मुस्लिम लड़कियों के विवाह के लिए एक अलग विभाग स्थापित किया, जिसे दीवान खैरात के नाम से जाना गया। यहाँ इसमें जो है सरकारी खर्चे पर गरीब मुस्लिम लड़कियों के विवाह की व्यवस्था की जाती थी। इसके बाद में हम बात करेंगे फिरोज तुगलक के शिक्षा और साहित्य के संरक्षण के बारे में। फिरोज तुगलक ने शिक्षा की उन्नति में भी रुचि ली। उसने शिक्षण संस्थाओं को सरकारी अनुदान का प्रबंध किया तथा विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की व्यवस्था की। उसने विद्वानों को संरक्षण दिया। बरनी और शमसी सिराज अफीफ जो है उसके दरबार में रहते थे और उसके संरक्षण में इन्होंने अपने ग्रंथ तारीख फिरोजशाही की रचना की थी। दोनों ने तारीख फिरोजशाही के नाम से अपने अपने ग्रंथों की रचना की थी। फिरोज ने स्वयं भी अपनी आत्मकथा लिखी फतवात फिरोजशाही के नाम से। फिरोज ने कुछ दर्शन और नक्षत्र ज्ञान से संबंधित जो संस्कृत ग्रंथ थे उनका फारसी भाषा में अनुवाद करवाया, जिनको दलाइल फिरोजशाही के नाम से जाना जाता है। हम बात करेंगे फिरोज तुगलक के दास प्रथा के प्रेम के बारे में।
फिरोज तुगलक को दास रखने का बहुत ज़्यादा शौक था। जैसे उसको बाग लगाने का शौक था पब्लिक की भलाई के लिए, इसी तरह उसको दास रखने का भी शौक था। फिरोज तुगलक के समय में ये दास प्रथा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई। फिरोज तुगलक को जो है दास रखने का शौक था, उसके समय दास प्रथा को विशेष बढ़ावा मिला। उसके समय दासों की संख्या 1,80,000 के करीब पहुंच गई, जिनमें से 40,000 दास उसके महल में निवास करते थे। उसने दासों की देखरेख के लिए एक स्वतंत्र विभाग स्थापित किया, जिसे दीवाने बंदगान के नाम से जाना गया। ये दास प्रथा जो है वो एक तरह से साम्राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुई। दासों ने अपने आप को संगठित कर लिया और वे शासक को बनाने और हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगे। यही दास प्रथा तुगलक वंश के पतन का कारण भी बनी। इसके बाद हम देखते हैं फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक जैसे शासकों ने तो धर्म को राजनीति से अलग रखा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने तो धर्म के ऊपर राजनीति का नियंत्रण स्थापित किया था। इसके विपरीत फिरोज तुगलक ने राजनीति को धर्म पर आधारित बना दिया। उसका पहले कारण ये था कि उलेमाओं ने उसके उत्तराधिकार का समर्थन किया था, अतः फिरोज उनका अपने ऊपर उपकार समझता था और इस उपकार को चुकाने के लिए, इसका बदला चुकाने के लिए फिरोज तुगलक ने उलेमाओं को बहुत ज़्यादा प्रशासनिक दखल की अनुमति दी। दूसरा कारण ये था कि वह एक हिंदू स्त्री का पुत्र था। वह अपने को एक शुद्ध तुर्की मुसलमान से कम नहीं समझता था, अतः वह राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों में उलेमाओं की सलाह लेता था। इसी सलाह के अनुसार वह शासन व्यवस्था को संचालित करता था। धार्मिक दृष्टि से फिरोज तुगलक एक संकीर्ण और धर्मांध मुसलमान था। हिंदू मंदिरों और मूर्तियों का विनाश करना, उनको नष्ट करना, मंदिरों को, हिंदुओं को बलात् मुस्लिम बनाना, ये उसके साम्राज्य के, उसके शासन के उद्देश्य बन गए थे। धार्मिक क्षेत्र में उसने धर्मांधता और असहिष्णुता की नीति का परिचय दिया। फिरोज ने हिंदुओं के धार्मिक मेलों पर प्रतिबंध लगा दिया। उसने नवीन मंदिरों के निर्माण पर भी रोक लगा दी। फिरोज तुगलक ने हिंदू नहीं, शिया और गैर सुन्नी जो मुसलमान थे उनके ऊपर भी, जैसे सूफी हैं, महतवी हैं, उनके ऊपर भी उसने अत्याचार किए। फिरोज ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया, जो अब तक इससे मुक्त थे। फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा फतवाते फिरोजशाही में लिखा है कि उसने काफिर प्रजा को पैगंबर का धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। उसने घोषणा करवाई थी कि जो अपने धर्म को छोड़ करके मुस्लिम धर्म को ग्रहण कर लेगा, मुसलमान बन जाएगा, उसको जजिया कर से मुक्त कर दिया जाए। ये फिरोज तुगलक ये बात अपनी आत्मकथा फतवाते फिरोजशाही में लिखता है कि किस तरह हिंदू प्रजा को बलात् मुस्लिम बनाया गया था। डॉक्टर R.C. मजूमदार तो यहाँ तक लिखते हैं कि फिरोज तुगलक अपने युग का सबसे महान धर्मांध शासक था। संक्षेप में उसने उलेमाओं को प्रशासनिक मामलों में प्रधानता दी, उनके हस्तक्षेप को अनुमति दी। उसके समय राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों में उलेमा का हस्तक्षेप बढ़ गया था। फिरोज की धर्मांधता की नीति तथा दास प्रथा को बढ़ावा देना तुगलक वंश के पतन का एक कारण बना। उलेमा वर्ग प्रभावशाली व अनुशासनहीन हो गया। उसका प्रशासन में दखल बढ़ा, जो कि साम्राज्य के पतन का कारण बना।